नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। भारत एक महान देश है। यहाँ पर देवियों की पूजा करने की लंबी परंपरा है। इस देश का प्रतीक जो लोग भारत माता के रूप में मानते हैं, वो भी एक माता के रूप में इसे मानते हैं। मातृभूमि कहते हैं, कहीं कहीं किसी दूसरे देश में फादरलैंड भी कहा जाता है, लेकिन हम इसको मदरलैंड कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। हम भारत माता कहते हैं, कोई भारत पिता नहीं कहते हैं। तो भारत माता है, भारत की देवियां हैं जो लंबी लंबी 9-9 दिन की 2 बार साल में पूजा होती है, वो देवियों की होती है और गंभीरता से पूजा होती है। गणेश पूजा में तो गणेश के साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल जाता है। कहीं गणेश को क्रिकेट खेलते दिखा देते हैं, कहीं गणेश को कुछ करते दिखा देते हैं, अंतरिक्ष यात्री बना देते हैं। लेकिन देवी की पूजा बहुत गंभीरता से होती है, एकदम शुद्धता से, पवित्रता से, गंभीरता से होती है देवी की पूजा। महिलाओं का इतना सम्मान करने वाला यह देश जो है पूरी दुनिया में महिलाओं से बलात्कार करने में शायद सबसे आगे है। पाखंड थोड़ा सा भरा हुआ है इस देश के मिजाज में। महिलाओं को सम्मान भी करना, कन्या भ्रूण हत्या के मामले में यह देश पूरी दुनिया में सबसे आगे है। दहेज हत्या के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। बलात्कार के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। दुनिया में शायद अकेला ऐसा देश होगा जहां पर विधवाश्रम है, केवल विधवाओं के लिए, पुरुषों के लिए, विधुरों के लिए कोई आश्रम नहीं है। और जो धार्मिक स्थान है हिंदुओं का बहुत बड़ा वृंदावन, वहां पर विधवाओं के लिए आश्रम है। परिवारों में जगह नहीं है, उनके अपने शहर में जगह नहीं है, तीर्थ स्थान में बना दिया गया है। आखिरी समय ईश्वर का नाम लो। महिलाओं के लिए सम्मान का ये हाल है। घरों में अगर कोई खुशी का कार्यक्रम हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है, तो जो पति खो चुकी हैं महिलाएं, विधवा महिलाएं, मुझको शब्द बहुत नापसंद है लेकिन जो प्रचलन में है वो कह रहा हूं। अभी एक हाईकोर्ट ने भी कहा है इस शब्द के खिलाफ कि ये शब्द इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन मैं प्रचलन के शब्द को इसलिए कह रहा हूं कि उस तकलीफ को आप भी महसूस कर सकें। तो जिन महिलाओं को विधवा करार दिया जाता है, पति जो खो बैठी हैं, उनका नॉनवेज खाना, अंडा खाना, मसालेदार खाना, ये सब रोक दिया जाता है। सफ़ेद कपड़ों में सूना माथा, हाथ की चूड़ियां हटा दी जाती है, रंगीन कपड़े बंद हो जाते हैं, कोई गहने नहीं पहन सकती। और परिवार में शुभ कार्य हो रहा है तो उनको पीछे कर दिया जाता है। घर के पीछे के किसी कमरे में आएगी बहू, आएगी तुम्हारे पाँव छूने, अभी यहाँ रहो, अभी शुभ कार्य में सामने तुमको नहीं रख सकते। ये रिवाज है हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से में प्रचलन में। महिलाओं को लेकर पाखंड से भरा हुआ देश जो है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो मुझको आज कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी सुरक्षा एजेंसी है, सुरक्षा बल है केंद्र सरकार का। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, ये रेलवे स्टेशनों को, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करता है। एक दिलचस्प बात आपको बतलाता हूं। जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार थी और ममता बनर्जी दिल्ली में रेल मंत्री थी और उनको वामपंथी सरकार सख्त नापसंद थी, वामपंथी सरकार की पुलिस पर भी उनको भरोसा नहीं था, तो जब वो कलकत्ता जाती थी दौरे पे या बंगाल दौरे पे जाती थी तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम उन्होंने आरपीएफ को दे रखा था। रेलवे सुरक्षा बल जो है वो उनकी सुरक्षा का इंतजाम करता था, उसके गनमैन साथ में चलते थे। तो लोगों ने सवाल उठाया कि किसी राज्य में राज्य की पुलिस ही सुरक्षा कर सकती है, आरपीएफ कैसे सुरक्षा कर सकती है रेल मंत्री की? तो उसका जवाब ये मिला कि आरपीएफ जो है पूरे देश में रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेलवे के इलाके के बाहर भी जाकर छापा मार सकती है, बाहर भी गिरफ्तारी कर सकती है, बाहर भी सामान जब्त कर सकती है। उसके अधिकार जो हैं भारत के नक्शे में, भारत के इंच इंच पर जाकर कार्रवाई करने का है आरपीएफ का। तो ऐसी आरपीएफ की एक जवान का एक वीडियो
आरपीएफ ने अभी पोस्ट किया है ट्विटर पर, जिसका नाम अब एक्स है। वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। एक महिला सिपाही है, रीना नाम है उसका। वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक हाथ में लाठी लिए हुए, सामने एक बेबी बैग में अपने 1 बरस के बच्चे को टांगे हुए ड्यूटी कर रही है प्लेटफॉर्म पे। रात का वक्त दिख रहा है, रात का वक्त दिख रहा है। ये वही जगह है जहां 1 या 2 दिन पहले भगदड़ हुई थी, जिसमें 18 लोग मारे गए थे। 18 लोग मारे गए थे। कई ऐसे लोग मारे गए थे जिनके पास कोई बच्चे नहीं थे। ऐसी भगदड़ वाले न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने अपनी एक महिला सिपाही को लाठी और गोद में टांगे हुए बच्चे के साथ ड्यूटी करने का काम दिया हुआ है। मैं नहीं जानता कि उस महिला सिपाही ने अपने मर्जी से काम लिया है कि क्या है, लेकिन जब आरपीएफ उस वीडियो को पोस्ट कर रहा है खुद होकर और कह रहा है कि ये एक माँ है, एक योद्धा है, ये इसका कद इतना ऊंचा है, ये कांस्टेबल रीना 16 बटालियन आरपीएफ अपनी ड्यूटी कर रही है अपने बच्चे को लिए हुए। ये देश की उन असंख्य माताओं का प्रतिनिधित्व कर रही है जो रोज की जिंदगी में ऐसे काम करती हैं, यानी बच्चों को लिए लिए सब तरह के काम करती हैं। ये सब तो ठीक है, बच्चों को लिए रोज तरह तरह के काम करना मैं अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में बहुत देखते आया हूँ। मेरी माँ से अधिक काम करने वाली वो महिलाएं थी जो हमारे घर में कपड़े बर्तन के लिए आती थीं। वो 4 घरों में जाती थीं, 6 घरों में जाती थीं। मेरी माँ तो सिर्फ खाना पकाती थी अपने घर में, कभी काम वाली बाई नहीं आए तो कभी कभी कपड़े बर्तन धो लेती थी, कभी कभी। जब से मैंने होश संभाला है, उसके पहले बहुत सारा काम किया था, ऐसा मैंने सुना हुआ है। लेकिन हिंदुस्तानी महिला जितना काम करती है उसको लेकर, उसकी बहादुरी की, उसके त्याग और समर्पण की कहानियों से पूरा हिंदुस्तानी साहित्य भरा हुआ है। जैसे ही कोई महिला दिखती है जो 4 लोगों जितना काम करती है, जो त्याग करती है, समर्पण करती है, पूरे घर को खिलाने के बाद आखिरी में खाती है, या जो उपन्यास लेखिका शिवानी के एक किरदार की तरह कि बूढ़े पति की जवान बीवी उसको खाना परोसती है, खिलाती है, और वो बूढ़ा पति आखिरी में खखार के उसी थाली में थूक देता है और उम्मीद करता है कि उसी थाली में उसकी पत्नी उस जूठन को खाए। और ये उसका त्याग और समर्पण माना जाता है भारतीय नारी का। दूसरे किसी पश्चिमी विकसित देश में रहे तो 2 जूते मारे ऐसी नारी अपने पति को और छोड़ के निकल जाए वहां से, उसकी हिम्मत भी नहीं होगी प्लेट में, डाइनिंग टेबल में थूक कर अपनी पत्नी की तरफ प्लेट बढ़ाए और उम्मीद करे कि वो खा ले। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो शिवानी की एक किसी कहानी या उपन्यास में ऐसा किरदार है, उसको पढ़िएगा जरा। तो हिंदुस्तान जो है ये अपनी महिलाओं को भारत माता कहेगा, कहीं हम छत्तीसगढ़ में महतारी कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं, कहीं माँ दुर्गा कहते हैं, कहीं माँ काली कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। अलग अलग रूपों में माँ का सम्मान करते हैं। माँ का सम्मान इसलिए करते हैं कि घर में कुछ खाने को न रहे तो भी वो कुछ न कुछ जुटा के, मांग कर, उधार लाकर, पका कर घर के लोगों को खिला देती है, बच्चों को खिला देती है। आखिरी में कुछ बचता है अगर किसी बर्तन में तो खा लेती है, नहीं तो पानी पीकर सो जाती है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, आपको शायद नहीं पता होगी। मेरे एक फोटोग्राफर छत्तीसगढ़ का दौरा करने के लिए गए। वहाँ से जब लौटे वो तो एक तस्वीर लेकर आए एक स्कूल की। दोपहर का खाना चल रहा था वहाँ पर लड़के जो हैं पालथी मारकर बैठे हुए थे थाली के पीछे, और लड़कियां उकड़ू बैठी हुई थी खाते हुए। मैं नहीं जानता कि पूरे छत्तीसगढ़ में चलन है कि नहीं, लेकिन मेरे फोटोग्राफर ने उस खास फोटो के लिए मुझको ये बात बतलाई थी कि जब उसने पूछा कि लड़कियां ऐसे उकड़ू बैठकर क्यों खा रही हैं, क्योंकि वो स्कूल का स्कर्ट जैसा ड्रेस पहनी हुई थी, पैरों को छुपाने में भी उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे में, लेकिन उकड़ू बैठकर खा रही थी। तो पता लगा कि उस इलाके में परिवारों में चलन ऐसा ही है कि लड़की उकड़ू खाती है, उकड़ू बैठकर खाती है। क्यों खाती है पता है आपको? ताकि पेट दबा रहे उसके पैरों से और पेट में कम जाए।
आपको भरोसा नहीं होगा, आपको लगेगा कि कोई ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत हिंदुस्तानी महिला की, लड़की की यही है। उकड़ू बैठ के खाने से पैर से दबे रहता है पेट, और लड़की कम खाए इसलिए उसका वैसे खाने की परंपरा थी, कम से कम उस इलाके में। मैंने फ़ोटो देखी है, मेरे फोटोग्राफर ने पूछ के आके बताया भी था मुझको। किसी और इलाके में नहीं होगा तो कई लोगों को मेरी बात गलत लग सकती है। लेकिन मैं चलते चलते महिला की स्थिति के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल का हाल यह है कि जिन बच्चों को कैंसर की शिनाख्त तो होती है, उनमें से लड़के तो इलाज के लिए वापस लाए जाते हैं, लड़कियों में से बहुत सारी लड़कियों को नहीं लाया जाता। आंकड़े हैं अस्पताल के, मैं अपने पूर्वाग्रह से नहीं बोल रहा हूँ, और पूर्वाग्रह मेरा है तो उसके लिए मेरे पास विचार हैं कहने को। मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम उसमें इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो आरपीएफ भारत सरकार की, रेलवे की एक सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है पूरे देश में, जिसका कार्य क्षेत्र है न्याय क्षेत्र है। वो एक महिला को 1 साल के बच्चे को सीने से लगाकर टांग कर ड्यूटी कर रही है रात को रेलवे प्लेटफॉर्म पे, जहां एक दिन पहले 18 लोग मारे गए थे और 15 लोग जख्मी हुए थे। उसका वीडियो पोस्ट कर रही है कि ये त्याग और समर्पण है। मुझको लगता है कि मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का जज रहता तो मैं नोटिस भेजता आरपीएफ को कि थोड़ा आरपीएफ के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, वो आकर मुझको समझाएं कि आपको इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है। जब केंद्र सरकार की, कई लोगों ने ट्विटर पर लिखा है, मैंने पर्सनली कानून चेक नहीं किया है, कई लोगों ने लिखा है कि 720 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है किसी महिला को। क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि कुंभ के इस भीड़ के बीच में ऐसे स्टेशन पर जहां 2 दिन पहले लोग मारे गए हैं, वहां पर एक महिला को उसके बच्चे सहित ड्यूटी क्यों करने दी जा रही है? क्या रेलवे स्टेशन साफ सुथरा रहता है? क्या उस बच्चे के लिए सेहतमंद है? क्या वो बगीचा है? क्या वो बगीचे में मालिन है कि अपने बच्चे को लेकर बगीचे में घूम रही है? वो क्यों उस बच्चे को लेकर उस महिला सिपाही को वहां पर जाने दिया गया? क्यों ड्यूटी पर आने दिया गया? और क्यों रेलवे जो है लिख रहा है कि ये कांस्टेबल रीना ऐसी महानता कर रही है? वो तो महानता कर रही है, हो सकता है उसके सामने एक चुनौती हो। ऐसी चुनौतियां मैंने अपने आसपास बहुत सारी देखी हैं। मैंने देखा है कि कोरोना लॉकडाउन के वक्त में बस्तर के एक शहर में सड़क पर आते जाते लोगों को लाठी लेके रोकते हुए एक महिला डीएसपी है छत्तीसगढ़ पुलिस की, वो खड़ी थी, रोक रही थी लोगों को लाठी लेकर, कहां जा रहे हो, कोरोना में घर में रहो। वो यूनिफॉर्म में नहीं थी, ढीला कपड़ा था उसका, गाउन जैसा पहनी हुई दिख रही है मुझको, शायद आपको फोटो दिखा सकें हम उसका। वो महिला डीएसपी थी, प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, 6-7 महीने का कितना गर्भ था उसका। वो महिला वहां ड्यूटी कर रही है सड़क पे कोरोना के बीच में, जिस कोरोना में लोग बचे हुए अपने घर में पड़े हुए हैं, माँ बाप एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप से नहीं मिल रहे हैं। वहां पे एक महिला डीएसपी जो प्रेग्नेंट है, वो सड़क पे ड्यूटी कर रही है, ट्रैफिक के लिए लोगों को रोक रही है। क्या जरूरत थी इसकी? मैंने उस वक्त इसके खिलाफ एडिटोरियल लिखा था, अखबार में कड़ा संपादकीय लिखा था। पुलिस के मेरे दोस्त मुझसे नाराज हुए थे कि हमारी एक ऑफिसर जो है इतना त्याग और समर्पण दिखा रही है और आप पुलिस के खिलाफ लिख रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं उस महिला के खिलाफ कम लिख रहा हूं जो अपने बच्चे के प्रति जवाबदेह है, गर्भवती महिला। मैं आपके खिलाफ ज़्यादा लिख रहा हूं कि आप बड़े बड़े अफसर हैं, यहाँ रायपुर शहर में बैठे हुए हैं, आप डीजी और स्पेशल डीजी की कुर्सी पे, और आप लोगों ने इसको देखकर तारीफ की है, उसके समर्पण की। इसमें तारीफ की क्या बात है? अजन्मे बच्चे का भी कोई हक होना चाहिए। क्यों एक महिला अधिकारी जो है, चाहे दिल्ली की आरपीएफ की कांस्टेबल रहे, चाहे बस्तर की महिला डीएसपी रहे, चाहे चंडीगढ़ की एक ट्रैफिक पुलिस की कांस्टेबल रहे, उसका भी वीडियो मैं अभी देख रहा हूं, मेरे पास है, होगा तो हम उसको भी दिखाते हैं आपको। क्यों इन महिलाओं को यूनिफॉर्म में, इन महिलाओं को इतने दबाव में क्यों रहना चाहिए कि मर्दों की बराबरी दिखाने के लिए इनको अपने बच्चों के साथ गर्भ में और गर्भ के बाहर बच्चों को लिए हुए सड़कों पर ऐसी ड्यूटी करना पड़े? ऐसा दबाव उनके ऊपर क्यों बनाया जाता है?
चाहे हुक्म देकर, चाहे कागज में लिखकर दबाव नहीं बनाया जाता, लेकिन उनसे जो उम्मीद की जाती है, कम से कम ये जो आरपीएफ जो उनकी तारीफ में ये वीडियो पोस्ट कर रहा है, ये एक दबाव है एक किस्म का। ये दूसरी महिला कर्मचारियों, अधिकारियों के ऊपर दबाव है कि वो भी ऐसा करें। मैं एक दूसरी बात लगे हाथों आपको बतलाता हूं। सीआरपीएफ की एक महिला अधिकारी थी जो छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे पर नक्सलियों से भरा हुआ जो इलाका था, जहां मुठभेड़ होती थी, वहां ऑटोमेटिक वेपन लिए हुए, स्वचालित हथियार लिए हुए उस इलाके में मोर्चे पर काम कर रही थी सीआरपीएफ की महिला अधिकारी। बराबरी के हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि महिला इतनी बहादुरी से काम कर रही है, मेरा सलाम है उस महिला को। लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या सीआरपीएफ ने ये सही काम किया था कि एक महिला को नक्सल मोर्चे पर वहां पर भेजा था? क्या ये सही काम होगा कि हिंदुस्तान का किसी पड़ोसी देश के साथ, चीन के साथ गलवान में जो झगड़ा हुआ था, अभी फिर चर्चा में आ गया है आज से, उस मोर्चे पर जब रूबरू हाथापाई हुई थी हिंदुस्तान और चीन के सैनिकों में, कई बार ऐसा होता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक दूसरे के सैनिक पकड़ लिए जाते हैं। जो मुठभेड़ हुई थी हिंदुस्तान और चीन के सैनिकों के बीच, मान लीजिए उसमें कोई महिला भी रहती और मान लीजिए उस महिला को किसी भी देश से रहती दूसरा देश ले जाता पकड़ कर, तो क्या होता? क्यों ऐसे मोर्चे पर इन महिलाओं को भेजना जहां महिला और पुरुष को बंदी बनाने के बारे में स्थितियां अलग हैं? आपने देखा होगा बस्तर के नक्सल मोर्चे पर कई बार कई पुलिस अधिकारियों को किडनैप कर लिया गया। एक आईएएस अफसर को, एलेक्स पाल मेनन को, उसको भी किडनैप किया गया था, उसको बाद में सरकार ने छुड़वाया। लेकिन अगर महिला कोई किडनैप कर ली जाए और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक नक्सली उसको अपने कब्जे में रखें तो क्या होगा? आप इसको आसानी स्थिति समझते हैं? नक्सलियों के बीच इस बात को लेकर एक तनाव हो सकता है कि महिला वहां पर है। मैं आज एक इंटरव्यू पढ़ रहा था बस्तर में काम करने वाली एक पत्रकार का, उसमें उन्होंने बताया है किस तरह से नक्सली घरों में घुस जाते हैं वहां और किस तरह से वहां खाना पकवाते हैं, खाते हैं, निकलते हुए घर की जवान लड़की को लेके चले जाते हैं। मैं नहीं जानता ये सच है या नहीं है, उन्होंने कहा है इंटरव्यू में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसे जहां पर इतनी हिंसा हो रही है, जहां इतनी गोलियां चल रही है, जहां लोग मारे जा रहे हैं, वहां किसी महिला को भेजना क्या समझदारी है? ये किसकी बहादुरी है? अगर कोई महिला मान लीजिए अपने हौसले को साबित करने के लिए जाना भी चाहती है वहां पे, तो क्या सीआरपीएफ के लिए और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ये समझदारी की बात थी कि उस जगह भेजना जहां अगर मान लीजिए उस सीआरपीएफ महिला अधिकारी का अपहरण हो जाता और 15 दिन 20 दिन अगर वो नक्सल कब्जे में रह के किसी तरह से छुड़ाई गई रहती तो उसका क्या होता? महिला के बारे में आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने तरह की बातें होती है? आपको ध्यान है ना, एक महिला को पड़ोस के एक देश का राजा अपहरण करके ले गया था, छुआ भी नहीं था, अलग कुटी में रखा हुआ था, याद है ना आपको? जंग हुआ था, उसको छुड़ा के लेके आए थे, याद है ना आपको? वापस गए थे अपने राजपाट में, याद है ना आपको? उसके बाद एक ओछे व्यक्ति ने एक सवाल उठाया था कि वहां इतने दिन रह के आई है, उसको कैसे घर में रख लिया है, याद है ना आपको? उसके बाद उस राजा ने निकाल दिया था गर्भवती पत्नी को घर से, उसने जाकर किसी ऋषि मुनि के आश्रम में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, याद है ना आपको? तो जब महिला के बारे में यही नजरिया चले आ रहा है लंबे समय से, कहानियों से चले आ रहा है, धार्मिक कहानियों से चले आ रहा है, कौन सा युग था मुझको तो ठीक से मालूम भी नहीं है, कोई त्रेता द्वापर इस टाइप का कोई युग रहा होगा, उस समय से ये चले आ रहा है नजरिया समाज का। आज क्यों ऐसे मोर्चे पे भेजा जाए जहां अगर ऐसी महिला अधिकारी को किडनैप कर लिया जाए और 15, 20, 25 नक्सली अपने बीच में उसको 15, 20 दिन तक रखें तो क्या होगा? ये कौन सी बहादुरी है? क्यों ऐसे भेजा जाए उनको वहां पे? क्या सीआरपीएफ में और काम की कमी है कि उसी मोर्चे पे उनको भेजा जाए?
मैं महिलाओं को सारे मौके देने का हिमायती हूँ, लेकिन मैं महिलाओं को इस तरह के गैर जरूरी खतरे में डालने के खिलाफ हूँ जहां उनका महिला होना उनको अधिक खतरे में डालता है। इस बात को समझिए। तो मैं कुल मिलाकर यह कहना चाहता हूं, ये वो देश है जिसको ऐसी देवियां पसंद है जिसके आमतौर पर 4 हाथ रहते हैं और कोशिश करते हैं लोग कि उसके 8 हाथ रहें। आप जानते हैं क्यों रहें 8 हाथ? इसलिए कि एक हाथ में झाड़ू रहे, एक हाथ में पोंछा रहे, एक हाथ में रसोई घर का बर्तन रहे, खाना पक रहा है, एक हाथ में टिफिन रहे, वो टिफिन पैक कर रही है, एक हाथ में कपड़े धुलते रहें, एक हाथ में प्रेस होते रहें कपड़े, एक हाथ में बच्चों को जूते पहनाते रहे। ऐसे ऐसे 8 काम जो एक साथ कर सके, जिसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो महिला यहाँ पूजनीय रहती है देवी की तरह। इसलिए ऐसी देवी की प्रतिमा की पूजा की जाती है हिंदुस्तान में जिसके 8 हाथ रहें। जिसके 2 हाथ रहें वो पूजा के लायक नहीं है। ऐसी महिला ही क्या जो 2 ही हाथों से काम करे। महिला को मल्टीटास्किंग जानना चाहिए। 8 हाथों से काम करे तो हम उसकी 9 दिन पूजा करेंगे। गनीमत है कि 8 पे रुक गए ये लोग। ऐसा लगता है मुझको कि प्रतिमा के इर्द गिर्द 8 से ज़्यादा हाथ आ नहीं पाते हैं, इसलिए 8 पे रुक गए। ये कोई बात है कि आप महिला को 8 हाथों से काम करने की उम्मीद करते हो घर में, और उसके बाद आप क्या कहते हो? आपसे कोई पूछे कि आपकी पत्नी क्या करती हैं या आपकी माँ क्या करती हैं, तो आप कहते हो कुछ नहीं करती, घर में रहती हैं। वो घर में रहती है और तुम बाहर पान ठेले में 2 घंटा घूमते हो, चाय ठेले में 1 घंटा गप मारते हो, मटर गश्ती करते हो, कहीं किसी लड़की या औरत को देखते हो, उसके पीछे चले जाते हो, और घर आते हो तो आराम कुर्सी में बैठ के पाँव फैला के पेपर पढ़ते हुए या टीवी देखते हुए उसी से कहते हो कुछ भजिया पकौड़ा बनाओ जरा, आज मौसम ठंडा लग रहा है या बारिश हो रही है। और वो कोई काम नहीं करती। माँ कोई काम नहीं करती है, पत्नी कोई काम नहीं करती है, घर में रहती है। तुमको मालूम है कि वो जितना काम करती है घर में, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करने से लेके तुम्हारे बच्चों को बड़ा करने तक, इन सारे कामों के लिए अगर तुमको किसी काम वाले को रखना पड़े जो इतने समर्पण से काम करे, तो कुछ अंदाज है तुमको कितना मेहनताना, कितना वेतन देना पड़ेगा? कुछ अंदाज है? तो मुझको लगता है कि ये पुरुषवादी सोच जो है हिंदुस्तान की, इसी ने आरपीएफ से ये वीडियो पोस्ट करवाया है। ये महिला का समर्पण है। ये उन करोड़ों हिंदुस्तानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है जो कई तरह के काम साथ साथ करती हैं, त्याग करती हैं, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति। खुद काम करने का नहीं सूझता। ये बच्चा जो है, जो अपने हक के लिए खुद अभी नहीं लड़ सकता, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या जो कुछ भी है वहां भी नहीं जा सकता। ये मुझको लगता है कि किसी को जाना चाहिए, किसी मानवाधिकार आंदोलनकारी को, किसी महिला आंदोलनकारी को ऐसे वीडियो के खिलाफ, आरपीएफ के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जाना चाहिए, जहां मुझको कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं अपने को मनोनीत करने वाली सरकारों के खिलाफ क्या बोल लेंगी? क्या मुंह है उनका बोलने का? तुमको लाल बत्ती दी गई है, तुमको सहूलियत दी गई है, तुमको बंगला दिया गया है, तुमको लाखों रुपए महीने दिया गया है, उसके बाद तुम्हारा क्या नैतिक हक बनता है सरकार की आरपीएफ के खिलाफ कुछ बोलने का? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कोई एक आध जज ऐसा मिल जाए जिसको रिटायर होने के बाद वृद्धावस्था पुनर्वास के लिए प्रेस काउंसिल, मानवाधिकार आयोग, एनसीएलटी, ऐसा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऐसे करीब करीब 50-60 ऐसी कुर्सियां जजों ने अपने लिए बना के रखी हैं। 50-60 कुर्सियां बना के रखी हैं जजों ने अपने लिए, जहां रिटायरमेंट के बाद वो जा सकते हैं और केवल जज ही जा सकते हैं। आपको अंदाज है 50-60 ऐसी कुर्सियां हैं जहां रिटायर्ड जजों को ही रखा जा सकता है। तो जो जज इनमें से किसी कुर्सी के लिए लार न टपका रहा हो सकता है ऐसा कोई जज आरपीएफ के खिलाफ एक नोटिस जारी करने को तैयार हो जाए। कोशिश कर देखिए। फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगा
कि महिला को त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति साबित करने की कोशिश मत कीजिए। आप एक कल्पना कीजिए कि घर वाली जो है वो सोफा पे पैर टिकाए हुए सामने टेबल पर सोफा पे बैठी हुई है, टीवी देख रही है, बगल में चाय का कप रखा है, चाय पी रही है और अपने पति को बोल रही है थोड़ा पकौड़ा बनाओ तो आज बारिश हो रही है, अच्छा लगेगा पकौड़ा। तो कैसा लगेगा थोड़ा सोच के देखिएगा। जितना महिलाओं से त्याग की उम्मीद करते हैं ना हिंदुस्तानी मर्द और सरकार और नेता और पूरा समाज और पूरी न्यायपालिका, सभी लोग, पुरुष प्रधान समाज है, समाज के सारे स्तंभ एक महिला से जितने त्याग की उम्मीद करते हैं, अपने आप को उस जगह रख के देखिए, पूरी अकल ठिकाने आ जाएगी। बस आज मेरे पास कहने को इतना ही है। किसी महिला को ऐसा हीरो हीरोइन बनाने की कोशिश मत कीजिए। फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। हमारा चैनल इंडिया आजकल लगातार ज़िंदगी के असल मुद्दों को उठाता है, चाहे वो हिंदुस्तान के रहें, चाहे फ़िलिस्तीन के रहें, चाहे यूक्रेन के रहें, इन सभी मुद्दों को उठाता है। आप कमेंट भी कीजिएगा, आपका क्या कहना है। मैं आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पर सैकड़ों हजारों लोग इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, जिसमें 90% लोग महानता मान रहे हैं, इस माता की महानता है, ये भारत माता है। ये 5-10% लोग सवाल उठा रहे हैं कि गलत है, नाजायज़ है, आरपीएफ को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे प्रेरणा पाके ये नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले से ऐसी बातें उठाते आया हूँ, आप जानते हैं इस बात को। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दुपहिया चौपहिया कुछ भी चलाते हैं, उसमें कोई अतिरिक्त हॉर्न लगा के मत रखिए। आगरा की खबर है कल की ही, एक किसी गाड़ी के तेज हॉर्न से मोटरसाइकिल पर जा रहे पिता पुत्र दोनों हड़बड़ा के गिर गए, दोनों की मौत हो गई। मैं अपने प्रदेश में छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, यहाँ तकरीबन हर बस और हर ट्रक प्रेशर हॉर्न लगा के चलते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि सरकार इनको क्यों नहीं रोक पा रही है। इनका हॉर्न तो कई किलोमीटर दूर से दिखता है, सुनाई देता है। अगर हाईवे पे जो थाने हैं, अगर वो तय कर लें कि हॉर्न की आवाज़ सुन के ही सामने बैरियर लगा देंगे और इन गाड़ी को तब तक आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक इनका हॉर्न निकल ना जाए, और इनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे, तो सब सुधर जाएगा। लेकिन पुलिस, आरटीओ ये कुछ करना नहीं चाहते। ये संगठित रूप से कानून तोड़ने वालों के साथ रहते हैं जहाँ तक सड़क का मामला है। मैं एक बार फिर आज अपील कर रहा हूँ लोगों से कि आप जहाँ कहीं ऐसे प्रेशर हॉर्न सुने तो लोगों का एक समूह बनाकर इनको रोकें, ऐसी गाड़ियों को। ये आपको बस स्टैंड पे दिखेंगे, लाल बत्ती पे दिखेंगे, जगह जगह प्रेशर हॉर्न बजाते हैं। रोकें और पुलिस को बुलाएं, फोटो खींचें, उसकी वीडियो बनाएं और पोस्ट करें सोशल मीडिया पर कि फलाने ट्रैवल कंपनी की ये बस, ये नंबर है, ये प्रेशर हॉर्न बजा रही है। मर गए बाप बेटे, बेकसूर मर गए चौंक कर, दहशत में। मैं आपको मेरा बतलाता हूँ, मैं रायपुर शहर में चलता हूँ और साइकिल चलाता हूँ जिस वक्त कान खुले रहते हैं, कार के एसी कांच के भीतर बंद नहीं रहते हैं, कान खुले रहते हैं, उस वक्त अगर पीछे से कोई दुपहिया आकर, प्रेशर हॉर्न दुपहियों में भी लगा कर रखें लोग, आकर अगर बजाते हैं उसको, तो मैं हड़बड़ा जाता हूँ, गिरते गिरते बचता हूँ। ऐसा मत होने दीजिए। पुलिस और आरटीओ के लोग इसको नहीं रोकेंगे, इसको जनता को खुद को रोकना पड़ेगा। आप लोगों के समूह बनाइए और कलेक्टर को, एसपी को पहले से लिख के दीजिए कि हम प्रेशर हॉर्न रोकने के लिए हाईवे पर खड़े रहेंगे, आपसे अनुरोध है कि पुलिस हमारे साथ भेजें ताकि हम प्रेशर हॉर्न को रोक सकें। पहले से लिख के भेजिए, वरना पता लगेगा आप ही के खिलाफ जुर्म दर्ज हो जाएगा, आप ही अंदर हो जाएंगे, आपके ऊपर तोहमत लगेगी कि आप गाड़ियां रोककर वसूली कर रहे थे। तो जब भी आप ऐसा करें, अपने खुद के वीडियो भी बनाते चलें, वरना जन जागरण जो है, जागरूकता जो है, ये आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। पुलिस को पहले से लिख के दें कि हमारे यहाँ, हमारे इलाके से बसें, ट्रक,
बड़ी गाड़ियां बहुत तेज़ी से निकलती हैं प्रेशर हार्न बजाते हुए। हम इतना प्रदूषण झेल नहीं पा रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिख के भेजिए कि हमको इस बात की आप इजाज़त दिलवाइए। पुलिस को कहिए कि हमको इजाज़त दे इस बात की कि हम जांच करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस संख्या में बहुत कम है, रोक नहीं पा रही। सोच के देखिएगा क्या करना है, कम से कम आपस में बात कीजिएगा। फिर मिलेंगे।